बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। मुस्लिम लीग नून ने आज शाहदरा में जलसा किया है और इस जलसे से मरीम नवाज़ ने खिताब किया है। ये जलसा एक गली के अंदर मुनक्किद किया गया था, एक गली में, और जलसे की में अवाम की जो तादाद थी उससे साफ नज़र आ रहा था कि मरीम नवाज़ को उसको देखकर बड़ी मायूसी हुई है। और गली के अंदर जो घर बने होते हैं, जाहिर है घरों में ख़वातीन फिर झांक के देखती हैं, खिड़कियों में खड़ी होकर देख लेती हैं। कुछ लोग छत पर चढ़ जाते हैं कि मरीम नवाज़ आई हैं, उनको देखें तो सही। तो गली में लोग इतने कम थे कि वो यानी, और गली इतनी तंग थी कि मरीम नवाज़ गली में जो घर थे उनकी खिड़कियों में ख़वातीन को मुखातिब करके सवालों का, अपने सवाल का जवाब मांगती रहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये जलसा जो मरीम नवाज़ ने किया है ये उनके बिल्कुल शायान शान नहीं था, क्योंकि वो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और पार्टी की नंबर 2 कायद हैं इस वक्त। यानी नवाज शरीफ के बाद सबसे वो समझती हैं कि सबसे बड़ी कायद वो हैं। लेकिन बहुत ही मायूसकुन जलसा आज उनका शाहदरा में हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मरीम नवाज़ ने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि आज शाहदरा वालों तुम इतनी बड़ी तादाद में आए हो कि मेरा दिल खुश कर दिया है, और शाहदरा वालों तुम इतनी बड़ी तादाद में आए हो, अगर ये इतना बड़ा जलसा है तो मैं सोचती हूँ कि मीनार पाकिस्तान पे फिर क्या होगा। ये वो जुमले हैं जो आम तौर पर मरीम नवाज़ कहा करती हैं, लेकिन इस मरतबा वो ये जुमले नहीं कह सकी। और बिल्कुल इस तरह का मजमा नहीं था कि उनके बारे में कहा जाए। ये इस तरह की कॉर्नर मीटिंग्स, जो जलसों, जो इलेक्शंस के दौरान कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, वो इससे बड़ी होती हैं। तो आज डर ये था कि कोई भी अगर ग्राउंड मुंतखब कर लिया जाएगा, कोई स्कूल का ग्राउंड, कोई क्रिकेट का ग्राउंड, कोई और बड़ी जगह मुंतखब कर ली जाएगी तो लोग नहीं आएंगे। इसलिए दानिस्ता तौर पर एक गली के अंदर यह जलसा रखा गया, और उस गली के अंदर रखे जाने वाले जलसे में भी लोगों की तादाद बस इतनी सी थी कि वो एक ही फ्रेम में नज़र आ रही थी। यानी आप कैमरे का अगर एक फ्रेम दिखाएं तो उसमें वो तादाद नज़र आ रही थी। उसके लिए आपको वो पैन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, कैमरा घुमा के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, उसी में वो दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही मेरा ख्याल है कि मायूस कुन हुआ। आप ज़रा इस पर कॉन्टेंट पर बात कर लेते हैं इस जलसे के। देखिए, सबसे पहले तो मरीम नवाज़ ने यह कहा है कि उनकी पार्टी पे मुश्किल आई तो इनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। तहरीक इंसाफ पर उन्होंने टॉन्ट मारा और उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी तो देखो टुकड़े टुकड़े हो गई जब इनकी पार्टी पर मुश्किल आई। अब मैं मरीम नवाज साहबा को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2002 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जब नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ के बाहर भाग गए थे तो उनकी सारी पार्टी तितर बितर हो गई थी और काफ लीग में चली गई थी, और उनकी पार्टी काफ लीग बन गई थी। और नून लीग के लोगों ने सारों ने काफ लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा और परवेज़ इलाही की क़यादत में मुत्तहिद हुए, और फिर वो उस हुकूमत का हिस्सा भी रहे। तो काफ लीग क्या थी? काफ लीग को नई पार्टी नहीं बनी थी, बल्कि नून लीग ही तितर बितर हो गई थी, टूट फूट का शिकार हो गई थी, और कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, और ये हालात नून लीग के हुए थे। चंद लोग बाकी रह गए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक रह गए थे, राना सनाउल्ला रह गए थे, जावेद हाशमी रह गए थे। यानी वो 15, 20, 25 लोग जो नून लीग के रह गए, एहसन इकबाल रह गए, ये वो लोग थे जो रह गए थे। तो देखिए, कोई भी पार्टी में जो पार्टी का अपना चेहरा होते हैं, अपना फेस होते हैं, वो यही 30, 40, 50 लोग होते हैं। नून लीग के पास तो इतने भी खैर नहीं रह गए थे 2002 में। अच्छा, 40-50 लोग होते हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ में देखें, छोड़ के कौन गया है? तहरीक इंसाफ को छोड़ के ज़्यादातर लोग वो गए हैं, ज़्यादातर लोग जो मुख्तलिफ पार्टी से आए हुए थे। कोई नून लीग से आया हुआ था, कोई पीपल्स पार्टी से आया हुआ था, जिन मुख्तलिफ पार्टी से जो PTI में आए हुए थे, ज़्यादातर लोग वही छोड़ के गए हैं। और ज़्यादातर लोग वही छोड़ के गए हैं जो हर दफ़ा छोड़ के जाते हैं और उस पार्टी में जाते हैं जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी होती है। तो इससे ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के हाँ कुछ ऐसे नज़रियाती लोग थे, मसलन मलिका बुखारी हैं, या शीरी मज़ारी हैं, या असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनमें से ये आप आज बात नोट कर लें, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिस दिन हालात साजगार हुए ये वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ से गए नहीं हैं, ये सिर्फ उन्होंने हालात के आगे थोड़ा सा वो झुक गए हैं, और उन्होंने किसी और पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की। दूसरी पार्टी में जाने वालों में एक फयाज़ुल चौहान मिलेंगे, आपको फिरदौस आशिक अवान मिलेंगी, उनकी भी ज़ाती कोई पॉलिटिकल सियासी हैसियत तो है नहीं फिरदौस आशिक अवान की। और जो इनके साथ चौहान साहब के साथ होगा अगले इलेक्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो कौन छोड़ के गया है PTI को? PTI के साथ फ़ारूक हबीब खड़े हैं, उस्मान डार खड़े हैं, उमर अयूब खड़े हैं, हमाद अज़हर खड़े हैं, मुराद सईद खड़े हैं, अली मोहम्मद ख़ान खड़े हैं, शहरियार आफरीदी खड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं, परवेज़ इलाही खड़े हैं, बेशुमार लोग।
और ये मियां असलम इकबाल खड़े हैं। कई लोगों के नाम तो मेरे फौरी तौर पर जहन में नहीं आ रहे। तो ये सारे लोग जो पीटीआई का अपना फेस हैं, अपने लोग हैं, ये सारे खड़े हैं। कहाँ पार्टी तितर बितर हुई है? कहाँ, कौन छोड़ के गया है? छोड़ के वो गए हैं जो हर दफ़ा छोड़ के जाते हैं। उनका छोड़ के जाना मैटर नहीं करता। वो 2018 में आपको भी छोड़ के तरीके इंसाफ में आए थे ना, तभी तो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, लोगों को ज़बरदस्ती पीटीआई में शामिल कराया गया था। वो सारे लोग पीटीआई में छोड़कर आए थे, अब उनको ऑर्डर मिला तो कहीं और चले गए हैं, अगली दफ़ा ऑर्डर मिलेगा वो कहीं और चले जाएंगे। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये इसी तरह की सियासत करते हैं। उससे आप पार्टी को गेज नहीं कर सकते कि पार्टी के साथ क्या हुआ है। पार्टी के जो अपने चेहरे होते हैं वो खड़े हैं या नहीं खड़े, ये देखना पड़ता है। तो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादातर लोग, पीटीआई का जो अपना फेस है, अपना चेहरा है, वो खड़े हैं। लिहाजा ये कहना मरीम नवाज़ की तरफ से कि ज़रा सी मुश्किल पार्टी देखें तितर बितर हो गई, एक तो पहली बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब फ़ारूक हबीब को ढूंढ निकाला गया, रूपोशी इख्तियार क्यों करना पड़ रही है, और फिर उनको पकड़ भी लिया गया है और अदालत में पेश नहीं किया गया। इसी तरह से उस्मान डार को पकड़ लिया गया है लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। बताएं क्या ऐसी कोई मिसाल नून लीग में मिलती है कि लोग गायब हो गए हों, लापता हो गए हों? ऐसी मिसाल कभी नून लीग के लोगों के साथ हुई है? नून लीग के लोग, हाँ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि उनको गायब कर दिया जाए। और उनको, हाँ ये हुआ है कि नून लीग के लोग उनको गिरफ्तारियां की गई हैं और अदालतों में उनके मुकदमा चलाए गए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि लोग गायब ही कर दिए जाएं जैसा कि तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये दहशतगर्द तंजीमों के साथ किया जाता है। लोग उठाए जाते हैं और रियासत जो है उन लोगों को उठाकर गायब करती है क्योंकि वो दहशतगर्द होते हैं। उनसे बहुत सारी मालूमात हासिल करनी होती है, उनका नेटवर्क ब्रेक करना होता है। लेकिन ये नहीं होता कि सियासी जमात के सियासी वर्कर्स के साथ इस तरह किया जाए। उस पर देखिए मरीम नवाज़ कितने मज़े से कह रही हैं कि जी पार्टी तितर बितर हो गई। इसके बावजूद पार्टी जो है वो खड़ी हुई है। आज इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मरीम नवाज़ को लग समझ जाएगी। आज जैसे जलसे में नारा लग रहा था ना कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, तो जब इलेक्शन होगा तो मरीम नवाज़ को लग पता जाएगा कि इलेक्शन में लोग क्या सलूक करते हैं इनके साथ। तो ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि आज मरीम नवाज़ ने अपने चचा पर चार्जशीट आयद की है। चचा पर मसलन उन्होंने कहा कि आखिरी बार खुशहाली कब आई थी। लोगों ने कहा कि 2017 में जब मियाँ नवाज शरीफ थे। आखिरी बार तुमने पेट्रोल सस्ता कब खरीदा था? उनका जब मियाँ नवाज शरीफ थे। आखिरी बार आटा घी चीनी सस्ता कब खरीदा था? उनका जब मियाँ नवाज शरीफ थे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो कहती कि आखिरी मरतबा पेट्रोल कब सस्ता खरीदा था? जी अभी तो खरीदा था जब शहबाज शरीफ साहब थे। आखिरी मरतबा आटा घी चीनी कब सस्ता खरीदा था? अभी जब आपकी हुकूमत थी नून लीग की, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब खरीदा था। ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट लग गई, महंगाई के जिम्मेदार करार दे दिए गए और लोग जवाब दे रहे थे कि आखिरी मरतबा जो सस्ताई थी वो नवाज शरीफ के ज़माने में आई थी। तो गोया अपने चचा को उन्होंने माइनस ही कर दिया उठाकर, उनकी हुकूमत को भी माइनस कर दिया, उनकी कारकर्दगी को भी माइनस कर दिया और एक तरह से उन्होंने अपने चचा पर चार्जशीट ही लगा दी है और कह दिया कि जी ज़माना तो वो अच्छा था जब नवाज शरीफ था, उसके बाद अगर कोई आया है, चाहे वो शायद खकान अब्बासी आया या उनके चचा आए, वो ज़माना अच्छा नहीं था। उसको उन्होंने बीच में से अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री में से निकाल ही दिया है मरीम नवाज़ ने। तो ये मेरा ख्याल है अपने चचा के साथ उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अच्छा, उन्होंने फिर आज मरीम नवाज़ ने एक और कार्ड खेला है और आज उन्होंने हमदर्दी का कार्ड भी खेला है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, लेकिन देखें कितना उसने अपने सीने पर कितने ज़ख्म खाए हैं, कितने गम झेले हैं कि जब नवाज शरीफ आकर अपने घर जाएगा तो उनको इस्तकबाल करने के लिए उनकी प्यारी बीवी मौजूद नहीं होगी, और जब वो अपने घर जाएगा तो उनकी वालदा उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं होगी। तो देखिए कितने गम नवाज शरीफ साहब को सहने पड़े हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने हमदर्दी का कार्ड खेल दिया और हमदर्दी का वोट मांग लिया है लोगों से और कहा कि देखो हमारी चूँकि लोग हमारे फौत हुए हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हमने ये गम झेला है, इसलिए हमें वोट दो। तो मरीम नवाज़ ने बुनियादी तौर पर आज लोगों से हमदर्दी का वोट भी मांग लिया है कि हमें हमदर्दी के वोट के भी मुस्तहिक बनते हैं। तो जहाँ बहुत सारे बयानिए नाकाम हुए हैं नून लीग के, वहाँ पर एक नया बयानिया मार्केट में आया है कि हमें वोट दो, क्योंकि हमारे नवाज शरीफ साहब ने बहुत अपने दिल पे गम झेले हैं, अपने प्यारों की वफ़ात का गम झेला है, इसलिए उन्हें आप वोट दीजिए। तो ये एक नया बयानिया आज मार्केट में आया है। पता नहीं अब ये कितना अर्सा चलता है और चलता भी है या नहीं, और इससे क्या उनको फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ वापस तो आ रहे हैं अगर 21 तारीख को, तो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है
उसमें गिरफ्तारी से बचने का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया गया है और नवाज शरीफ साहब के साथ शेयर कर दिया गया है कि वो मुकम्मल मंसूबा क्या होगा। और प्लान कुछ इस तरह से बन रहा है कि पाकिस्तान वापस आने से पहले नवाज शरीफ साहब 4-5 दिन के लिए सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ जाके उम्रा अदा करेंगे, उम्रा अदा करने के बाद वो दुबई चले जाएंगे। दुबई से 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अब प्लान ये है कि 2 दिन पहले यानी 18 या 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत मांगी जाएगी नवाज शरीफ साहब के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और कहा जाएगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। 7 दिन की हिफाजती ज़मानत मांगी जाएगी और अदालत जो है वो 3 या 5 दिन की हिफाजती ज़मानत देगी। अदालत कहेगी नहीं, ये 7 दिन तो बहुत ज़्यादा है, आप 3 दिन की ज़मानत हमसे ले लें, 3 दिन की हिफाजती ज़मानत ले लें। वो 3 दिन की की ज़मानत लेंगे। उसके बाद होगा ये कि 21 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे। 21 तारीख को हफ्ता है, हफ्ते को वो जलसा करके अपने घर चले जाएंगे, इतवार का दिन गुजारेंगे और पीर को वो इस्लामाबाद में जाकर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। ये प्लान है। मंडे को जाकर वो सरेंडर करेंगे इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट में, और वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने की वजह से ट्रायल कोर्ट उनका इश्तहारी का स्टेटस ख़त्म कर देगी और यूँ उनका जो स्टेटस है वो एक आज़ाद शहरी का हो जाएगा। यानी उनको ज़मानत भी मिल चुकी होगी, वो इश्तहारी भी नहीं रहेंगे, केस उनका अलबत्ता चलेगा और थोड़े अरसे में वो केस जो है वो भी अपने अंजाम को पहुंच सकता है। तो ये प्लान बनाया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, उनकी कानूनी टीम की जानिब से, और ये प्लान नवाज शरीफ साहब के साथ शेयर कर लिया गया है और उनको बता दिया गया है कि अभी नहीं किया जाएगा, आपके आने से सिर्फ 2 दिन पहले हिफाजती ज़मानत दायर होगी और उसमें हम आपको हिफाजती ज़मानत लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कराएंगे। जब लाहौर एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे तो जाहिर है चूँकि आप हिफाजती ज़मानत में होंगे तो फिर आपको वफाकी हुकूमत या कोई भी हुकूमत आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये मंसूबा बनाया गया है जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए और इस मंसूबे को ही एग्जीक्यूट करने के लिए नून लीग तैयार दिखाई देती है। अच्छा, अब आखिर में फजल रहमान साहब जो हैं आज उन्होंने फरमाया है कि इलेक्शन मसला नहीं है इस मुल्क का, यानी इलेक्शन हो या ना हो ये मसला नहीं है। मसला जो है वो है कि इस मुल्क के वजूद को कैसे बरकरार रखना है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको पता चल गया है कि उनके हालात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पॉपुलैरिटी 1% है, 1%। ये गैलप सर्वे से भी पता चल गया है और वैसे भी पता चल गया है, मुख्तलिफ तरह के जो सर्वेज़ आ रहे हैं। 1% पॉपुलैरिटी रखने वाले मौलाना फजल रहमान को यही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं, यानी उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में डाल दिया है। वो कह रहे हैं नहीं, चैलेंज ये है कि वजूद बरकरार कैसे रखना है पाकिस्तान का। और मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन मसला नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, बड़ा मसला है कि पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है, पहले उसको बचाओ। तो ये सारे इलेक्शन में ना उतरने के बहाने हैं। भाई, जब आपकी हालत सियासी तौर पर इतनी ख़राब हो कि आप एक सीट भी ना जीत सकते हो, फिर भी इलेक्शन में तो जाना ही चाहिए, फिर भी इलेक्शन तो होना ही चाहिए, फिर भी इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए और टाइम पे होगा या टाइम पे होता है जहाँ पर भी होता है। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से अगर उनकी जो है वो आदम मकबूलियत से खौफ खाकर अगर इलेक्शन को डिले करना है या आगे डालना है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। जो लोग जो घबरा रहे हैं इस वक्त इलेक्शन से, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।